सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो फर्स्ट यूनिट है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एलपीजी रिफॉर्म के बारे में समझ लिया था कि किस तरह से आया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने एलपीजी रिफॉर्म को लाया था। उसके बाद इस लेक्चर को देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, सो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो ध्यान से देखो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ एलपीजी। ठीक है, मतलब बेसिकली हमने जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया था 1991 के अंदर, तो उनके बारे में ये बेसिकली आज का लेक्चर है कि ये होते क्या है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इनको हम सेपरेटली समझेंगे एंड लास्ट में इनके इम्पैक्ट समझेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है एक तरीके से फ्रीडम दे देना, आज़ादी दे देना कि आप अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का इसका बेसिकली इसका क्लियर मतलब क्या है। तो देखो, क्योंकि देखो 1991 से पहले हमने जितने भी प्राइवेट कंपनी थी या फिर कोई भी बाहर की कंपनी थी, उनको हमने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे कि अगर मान लो इंडिया के अंदर कोई आदमी है, उसको कोई भी कंपनी खोलनी है। ठीक है, मान लो उसको कपड़े की दुकान खोलनी है, कपड़े की कंपनी बनानी है, कि कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए उसको काफ़ी सारे लाइसेंस बनवाने पड़ते थे। लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारा पैसा देना पड़ता था, घूस देना पड़ता था, तब जाकर उसे लाइसेंस मिलता था। बहुत ज़्यादा झंझट मारी रहती थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रुकावट करता रहता था, हर छोटी बात पर आ जाता था, नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप खोल सकते। तो ये सारी जो रुकावटें थी, काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नमेंट उनके ऊपर हुक्म चलाता था, तो वो लिबरलाइजेशन की वजह से वो हुक्म हटाकर उन्हें फ्रीडम दे दी कि भैया अब आपको जिस हिसाब से अपना बिजनेस करना है कर सकते हो। आपको हमसे अप्रूवल लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि भैया हमको बिजनेस खोलना है, थोड़ा अप्रूवल दे दीजिए। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लो अगर आपको खोलना है, भैया हमको कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री खोलनी है, तो आप खोलो, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसी को हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। कोई फॉरेन की कंपनी है, वो भी इंडिया के अंदर आना चाहती है तो वो भी आ सकती है, हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, रोको टोक नहीं लगाएंगे। आना चाहती है, मान लो अब जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड हमारे मान लो महाराष्ट्र के अंदर एक ब्रांच खोलना चाहता है तो आराम से खोल सकता है। ठीक है, वैसे तो है ब्रांच उसकी मुंबई के अंदर, तो अगर मान लो एक और ब्रांच खोलना चाहता है खोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं रोक टोक करेंगे। तो इसी को लिबरलाइजेशन बोलते हैं। जब हम बिजनेस फर्म जो है, एंटरप्राइजेज जो है, प्राइवेट या फिर फॉरेन एंटरप्राइजेज जो है, जब हम उनको आज़ादी देते हैं कि भैया आप चाहो हमारे देश के अंदर जिस तरह से बिजनेस करना चाहो कर सकते हो, तो उसी को हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एलपीजी रिफॉर्म के साथ ही लाया गया था, तो ये फर्स्ट हमारा लिबरलाइजेशन है। अब देखो बेसिकली ये जो लिबरलाइजेशन है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो देखो आपको वापस से कुछ चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, ये जो एलपीजी रिफॉर्म जो है, ये किसने लाया था और कब लाया था ये। तो देखो 1991 में ये एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे बेसिकली मनमोहन सिंह। ठीक है, और इनके नेतृत्व में ही हमारे देश के अंदर ये एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये जो लिबरलाइजेशन है, इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी कि लिबरलाइजेशन आखिर किस किस चीज़ों का किया गया था और किस हिसाब से लिबरलाइजेशन को किया गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भैया बिजनेस को हमने छूट दे दिया, आप जो चाहे वो कर लो। इसके अंदर कुछ शर्तें थी, कुछ चीज़ें थी जो आपको समझनी होगी लिबरलाइजेशन के अंदर। सबसे पहले था डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री, कि भैया अब हमने लाइसेंस राज जो था उसको ख़त्म कर दिया, अब आपको कोई लाइसेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने ये तो समझ लिया, बट कुछ चीज़ें हैं जो हाइड थी। देखो, हमने ये तो कह दिया कि हाँ भैया अब आपको लाइसेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ 6 इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर। यानी क्या कि आप 6 इंडस्ट्रीज़ में अगर आप मान लो आपको दारू का बार खोलना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लगेगा। ठीक है, आपको सिगरेट की मतलब मान लो कंपनी बनानी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर आप बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपना लाइसेंस, बिना लाइसेंस के भी अपनी इंडस्ट्रीज चला सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो ये यहाँ मतलब ये 6 इंडस्ट्रीज़ खोलना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लाइसेंस बनाना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो ये 6 इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर बाकी इंडस्ट्रीज़ को डी लाइसेंस कर दिया गया कि आप यहाँ पर बिना लाइसेंस के भी अपनी कंपनी को चला सकते हैं। कौन सी थी, तो अल्कोहल की थी, दारू के, अगर मान लो आप दारू बनाने वाली कंपनी खोलना चाहते हो तो वहाँ पर आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। ठीक है, दारू का ठेका ही खोलना चाहते हो तो वहाँ पर भी लाइसेंस की ज़रूरत है। सिगरेट बनाने की कंपनी अगर खोलना चाहते हो, भैया सिगरेट बनाना है आपको, तो उसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर आप मान लो जैसे पटाखे होते हैं, बॉम्ब होते हैं, अगर आपको वो बनाना है तो उसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। डिफेंस प्रोडक्ट जैसे बंदूक हो गया, वो सारी चीज़ें बनानी है, गोली बंदूक, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर आप फार्मास्यूटिकल में जाना चाहते हो, मतलब दवाइयाँ बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस
देना होगा, ठीक है, लाइसेंस बनवाना होगा। लाइसेंस कैसे बनेगा, जैसे अगर मान लो आपको दवाइयाँ बनानी है तो उसको मेडिकल के सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, हाँ भाई मेरे को सब कुछ आता है दवाई बनाने से रिलेटेड, या फिर मेरे को उसका पढ़ा लिखा हो, मेरे को पता है कौन सी दवाई क्या है, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। फिर आप चाहो तो उस वैसी इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो। जैसे कि आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, आपके आसपास में आपने देखा होगा मेडिकल शॉप होगी, ठीक है, तो आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो कि क्या मेडिकल शॉप खोलने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है, तो देखो उनका जवाब रहेगा हाँ भाई लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई दवाई से रिलेटेड काम करता है, जैसे मेडिकल शॉप वाले हो गए, तो उनको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनको दवाई का काम है। बेसिकली जितनी भी जान से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, जो कोई किसी की मौत हो सकती है उससे, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर, दारू है, सिगरेट है, बॉम्ब पटाखे है, उनमें जान का खतरा होता है, इसलिए आपको लाइसेंस बनवाना जरूरी है, ठीक है, कि गवर्नमेंट की निगरानी में आप रहोगे कि हाँ भाई ये आदमी को हमने लाइसेंस दिया है, कि कुछ भी गड़बड़ होगा तो हमको समझ आएगा भाई इसने किया है, ठीक है। वैसे अगर मान लो आप केमिकल की कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखोगे बस ये 6 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया, कि आपको अप्रूवल तक लेने की ज़रूरत नहीं है, कि भैया हमसे पूछ लो कि कंपनी खोलनी है, यहाँ पर खोलनी है, ठीक है, आप जहाँ चाहो वहाँ पर अपनी कंपनी खोलो, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। तो दूसरा जो लिबरलाइजेशन के अंदर चीज़ की गई थी वो थी लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी उसको अब आज़ादी दे दी गई थी, फ्रीडम दे दी गई थी। मतलब क्या, देखो आज़ादी से मतलब बेसिकली 1991 से पहले हमारे देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी, एक तरीके से देखोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतने ही लिमिटेड तक ही कर सकते हो, या फिर आप इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सिंपली कि आप बाहर देश के अंदर अपना पैसा लगाते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई अमेरिका की कंपनी इंडिया में पैसा लगा रही है, इंडिया की कोई कंपनी उसके शेयर्स खरीद ले रही है और पैसा लगा रही है, तो बेसिकली उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कि फॉरेन कंपनी हमारे देश के अंदर पैसा लगाकर हमें मतलब इंटरेस्ट कम मतलब कुछ पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए तो हमारे देश में पैसा लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे देश की जो कंपनी रहेगी उनको फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपनी कंपनी को चला पाएंगे, ठीक है। तो इंडिया की कंपनी को भी फ़ायदा होगा और जो इन्वेस्ट करेगा उसका भी फ़ायदा रहेगा। और एक और होता है कि भैया अब हमारे देश की कंपनी है मान लो, और वो अगर चाहती है दूसरे देश में इन्वेस्ट करना, तो उसको भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कि हमारे देश की कंपनी जो है, मान लो कोई टाटा कंपनी हमारे देश की, और फॉरेन कोई कंपनी है उनके शेयर्स खरीद कर वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको भी बेसिकली हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ओके। अब होता है क्या, देखो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है 1991 से पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि देखो उस टाइम पर हमारे रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा रहती थी कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते बाहर देश के अंदर, क्योंकि हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम था उस टाइम पर, ठीक है। इसलिए रिस्ट्रिक्शन थी कि भैया आप बाहर देश के अंदर ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन जब ये एलपीजी लिबरलाइजेशन कर दिया गया तो उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। आप चाहो तो विदेश के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाहो खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाहर देश की अगर मान लो, अब जैसे मान लो कोई दूसरी कंपनी है बाहर देश की, अमेरिका की कोई कंपनी है, और इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, या फिर मान लो जैसे पेप्सी है, कोको कोला है, और उन लोग चाहते हैं मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड मान लो चाहता है इंडिया के अंदर अपनी एक ब्रांच खोलना, तो आराम से खोल सकता है, ठीक है, उसके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम कोई भगाने वाले नहीं है उनको, ठीक है। तो यही मतलब इनका लिबरलाइजेशन कर दिया, आज़ादी दे दी फ्रीडम की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, कि अब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो भी हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इंडियन लोग जो है वो भी फॉरेन में जाकर वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली एफडीआई के अंदर यही किया गया था। अब देखो बेसिकली हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या रिजल्ट की वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिले थे। तो देखो सबसे पहला तो ये था इंक्रीज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। मतलब क्या कि देखो क्योंकि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अब फ्रीडम दे दी गई थी, तो अब बाहर का मान लो कोई इन्वेस्टर है, अमेरिका का मान लो कोई आदमी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो चाहता है इन्वेस्ट कर दूँ मैं, तो हो सकता है मान लो अब जैसे इंडिया की कंपनी जैसे टाटा है, रिलायंस है, तो अगर वो चाहे तो अपना पैसा जो है वो टाटा रिलायंस की कंपनी के शेयर्स खरीद के वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। अब देखो क्योंकि अब मान लो जैसे टाटा कंपनी है, और अगर कोई मान लो फॉरेन आदमी जो है उसकी कंपनी में पैसा देता है, मान लो 100 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है, या फिर 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो उस कंपनी को 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा, तो उस कंपनी वो जो कंपनी रहेगी उस 1 करोड़ का इस्तेमाल कर सकेगी, उसको फंड मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो वो चाहे तो उससे एक अपना नया ब्रांच खोल सकती है, जिसके वजह से उसका एक्सपांशन होगा, बिजनेस फैलेगा, या फिर नए नए मशीन्स टेक्नोलॉजी खरीद सकती है ताकि उसका मॉडर्नाइजेशन हो सके, वो अपनी डेवलप कर सके, तो उनमें मतलब अपने फंड्स को अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल कर पाएंगी। तो पहली बात तो ये फ़ायदा हुआ कि भैया बिजनेस जितने भी थे इंडिया की कंपनी जो थी उनको बाहर से फंड्स मिलने लग गए, ठीक है।
दूसरा फ़ायदा ये था डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ इंडियन पर्सनल्स ड्यू टू ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय फॉरेन एमएनसीज। ठीक है, देखो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि किस तरह से होंडा कंपनी जो थी वो इंडिया के अंदर आई और मतलब हीरो कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर दी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्यों ऐसा हुआ था कि उस टाइम पर बेसिकली नियम था 1991 के अंदर कि अगर मान लो कोई फॉरेन कंपनी है वो इंडिया के अंदर अगर आती है अपना ब्रांच खोलने के लिए, तो उस टाइम पर उस कंपनी के जो शेयर रहेंगे वो उसके पास सिर्फ 49% ही शेयर रहेंगे। अब जैसे होंडा कंपनी थी तो उसने हीरो के साथ मिलकर अपनी कंपनी चालू की तो हीरो होंडा कंपनी बन गई। ठीक है, तो हीरो होंडा कंपनी के अंदर 51% जो शेयर रहेंगे वो की जो कंपनी रहेगी, यानी हीरो जो है उसके पास 51% शेयर रहेंगे उस कंपनी के, और 49% जो शेयर रहेंगे वो होंडा कंपनी के पास रहेंगे, जो भी फॉरेन कंपनी है। ठीक है, तो ये नियम था। अब इसकी वजह से होता है क्या, देखो जब दो अलग अलग, जैसे मान लो अब होंडा कंपनी आई थी हमारे देश के अंदर, ठीक है, तो हुआ क्या, देखो जो हीरो कंपनी थी पहले देखोगे तो हीरो कंपनी जो थी वो पहले साइकिल बनाती थी। ठीक है, उसको साइकिल बनाते थे और कह सकते हो बहुत बड़े साइकिल प्रोड्यूसर थे, दुनिया भर में साइकिल बनाते थे अपने, और उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था साइकिल बनाने का। ठीक है, तो बेसिकली कह सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छे साइकिल बनाते थे, लेकिन वो चाहते थे कि भैया अब हम बाइक, मतलब जो बाइक होते हैं वो भी बनाए हम। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, हम जो होंडा कंपनी है उनके साथ मिलकर काम करते हैं, हम बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं, मतलब बॉडी के जो कवर होते हैं वो बना देंगे, और होंडा कंपनी जो होगी, मतलब होंडा जो है कंपनी, वो बाइक के इंजन बना देंगे, क्योंकि हीरो कंपनी को इंजन बनाने नहीं आता। तो अब हुआ क्या, देखो कि अब होंडा कंपनी जो थी वो इंजन बनाती थी, हीरो कंपनी जो थी वो बॉडी के कवर बनाती थी, बॉडी के मतलब कह सकते हो बाइक की जो बॉडी थी वो बनाती थी, और हीरो होंडा कंपनी जो थी खाली बाइक का इंजन बनाती थी। ठीक है, अब जैसे जैसे वो मिलकर काम करने लगे तो देखो जो हीरो कंपनी थी, हीरो कंपनी वो भी सारी चीज़ें सीखती गई धीरे धीरे कि भैया इंजन किस तरह से बनता है, इन लोग किस तरह से कौन सा टेक्निक करते हैं, कौन से मशीन लगाते हैं, कितना पैसा कहाँ पे लगता है, ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे सीखते गए। तो साइकिल बनाने वाली कंपनी अब धीरे धीरे करके बाइक बनाना भी सीख गई, और फिर बाद में जब ये कंपनी अलग अलग हो गई, ठीक है, होंडा कंपनी अपना खुद का अपना बिजनेस कर रही थी, अलग अपना बाइक बना रही थी, और हीरो कंपनी अपना अलग बाइक बना रही थी। तो जब ये अलग अलग भी हो गए तो भी अब हीरो कंपनी, क्योंकि वो एमएनसी जो थी, जो मल्टीनेशनल कंपनी आई थी होंडा कंपनी, उनके साथ वो काम कर रही थी पार्टनरशिप में, तो पहली बात तो उसने स्किल सीख लिए थे भैया कि अब किस तरह से इंजन बनाया जाता है, जिसकी वजह से अब वो खुद के इंजन बनाने लग गए, और अब हीरो कंपनी भी अपनी बाइक बनाने लग गई। तो एक तरह से देखोगे तो जो बाहर देश के हमने ये लिबरलाइजेशन कर दिया कि बाहर के देश लोग भी हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते, अपनी ब्रांच खोल सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं इंडिया के अंदर। तो ऐसे टाइम पर क्या हुआ, अब बाहर देश की कंपनी आई हमारे देश के अंदर, तो अब इंडिया की कोई पार्टनर, अगर मान लो कोई कंपनी है जो उसके साथ पार्टनर में है, तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाती है, स्किल सीख जाती है कि अगर कल को मान लो कंपनी अलग भी हो जाती है तो वो कंपनी अपने बलबूते खुद भी कुछ कर पाएगी। अब जैसे हीरो ही कंपनी है तो हीरो कंपनी ने फिर अपना बाइक बनाना चालू कर दिया। हीरो की कंपनी, मतलब हीरो कंपनी की बाइक काफ़ी ज़्यादा चलती है, आपने हीरो स्प्लेंडर सुना ही होगा। तो मतलब ये कंपनी अलग अलग होने बावजूद भी अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रही है। ठीक है, तो देखोगे तो ये जो बेसिकली लिबरलाइजेशन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, इसकी वजह से ये फ़ायदा हो गया कि भैया अब जो है मतलब बाकी जो एमएनसीज है उनके वजह से हमारी खुद की जो इंडियन जो कंपनीज है उनका स्किल्स डेवलपमेंट हो जाएगा, उनके साथ जो पार्टनर्स में रहेंगे वो। और फिर तीसरा जो फ़ायदा था वो ये था कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बाय फॉरेन पार्टनर्स टू इंडियन फर्म्स, कि जैसे कि होंडा कंपनी के जितने भी अब टेक्नोलॉजी उन लोगों इस्तेमाल करते थे, वो अब इंडियन जो हीरो कंपनी थी उनको भी पता चलती कि भैया ये इस तरह से काम होता है, इस तरह से इंजन बनता है। तो फॉरेन टेक्नोलॉजी जो है वो इंडियन फर्म को भी पता चल जाएगी, वो भी फिर उसे इस्तेमाल कर पाएंगे और अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे थे हमारे मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक है, ओके, उसके बाद देखो तीसरा जो बेसिकली हमने चीज़ किया था, देखो बेसिकली देखो यहाँ पर ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई है। उसके बाद देखो अब आगे क्या बताया गया है कि अब देखो बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने देखा कि भैया लिबरलाइजेशन हमने कर दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, अब काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो आराम से बाहर की जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन फिर बाद में क्या किया गया, क्योंकि देखो आप सुने होंगे कि चाइना जो है उसे हम वर्ल्ड मार्केट भी बोलते हैं, वर्ल्ड फैक्ट्री बोलते हैं उसको, कि भैया दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो चाइना में अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है। तो इंडिया ने सोचा भैया हमारे देश के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए फिर इंडिया ने बेसिकली 2014 में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को चालू किया। ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कहता क्या है कि भैया बाहर की जितनी भी कंपनीज है वो हमारी कंपनीज में, मतलब हमारे देश में आकर अपना, मतलब कह सकते हो ब्रांच खोले और यहाँ पर अपना सामान बनाए। जैसे एप्पल है, अब एप्पल जो है वो इंडिया में अपना ब्रांच खोल, मतलब और यहाँ पर अब एप्पल बनेगा, इंडिया के अंदर एप्पल बनने वाले हैं। ठीक है,
तो देखोगे कि मतलब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कहता है कि मतलब बाहर की जितने भी कंपनीज हैं, एमएनसीज है, वो हमारे देश के अंदर आए, अपना ब्रांच खोले और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बनाए और दुनिया भर में बेचे, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखो क्यों इससे इंडिया को वो भी फ़ायदा होने वाला था। बट अब लोग कहोगे बेसिकली कि उन एमएनसीज का क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे मान लो एप्पल कंपनी है, वो इंडिया में आती है तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा ये होगा कि जो गवर्नमेंट होगी इंडिया की, वो उनको काफ़ी सारे सब्सिडी देगी, काफ़ी सारे टैक्स में रिलीफ देगी, टैक्स कम लेगी उनसे। जो भी इस इनिशिएटिव के अंडर में आते हैं तो उनको टैक्स कम देना पड़ेगा, तो मतलब फ़ायदा रहेगा उनका भी और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा रहेगा। टैक्स अगर क्योंकि मान लो अगर इंडिया के अंदर जैसे मान लो कोई कंपनी है, उनका ब्रांच रहता है, तो जब वो कमाएंगे इंडिया के अंदर तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम बोलते हैं। तो इंडिया का भी फ़ायदा रहेगा और उसका भी फ़ायदा रहेगा। तो जैसे ही हमने ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लागू किया गया था, जिसकी वजह से क्योंकि आप देखो हम बाहर की जो कंपनीज है उनको काफ़ी ज़्यादा सब्सिडरी और टैक्स में कम नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो एमएनसीज थी, बाहर की जो कंपनीज थी या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और देखोगे तो ये 48% बढ़ गया था, मतलब पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। ये हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लागू किया था तो उसके बाद से, ठीक है। तो ये कुछ 25 सेक्टर्स में किया गया था कि मतलब 25 सेक्टर जो है इनके अंदर अगर कोई कंपनी आती है तो आप मतलब बेसिकली हम आपको ये रिलीफ देंगे, ये फ़ायदे देंगे। मतलब कुछ 25 सेक्टर्स के लिए ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लागू किया गया था, ओके। उसके बाद देखो तीसरा जो चीज़ किया गया था लिबरलाइजेशन के अंदर, वो था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट। मतलब क्या कि देखो अब इम्पोर्ट जो मतलब बेसिकली जितने भी फॉरेन टेक्नोलॉजी है, मान लो अब अमेरिका के अंदर कोई मान लो मशीन है, ठीक है, फार्मिंग करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, तो उन टेक्नोलॉजी को अब हम आराम से इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो पहले इंपोर्ट का जो टैक्स लगता था इंडिया के अंदर वो 150% था, बट जैसे हमने ये मतलब एलपीजी था ये इसको ला दिया गया तो उसके बाद ये 10% हो गया था कि अब भैया 150 नहीं 10% टैक्स लगेगा। तो अब हमने क्या किया कि हमने फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट जो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया, लिबरलाइज कर दिया। और ख़ास करके देखोगे अगर मान लो आप कोई भी टेक्नोलॉजिकल मतलब डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ मंगवा रहे हो विदेश से, तो उसके ऊपर देखोगे तो टैक्स बहुत ज़्यादा कम लगता है और आपको परमिशन जो है वो ऑटोमेटिकली या फिर बिना परमिशन के ही आप उन चीज़ों को मंगवा सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से, तो देखो बेसिकली होता क्या है, देखो दो चीज़ें आपको बताई गई है कि अगर मान लो आप हाई प्रायोरिटी वाले जितने भी मतलब प्रायोरिटी वाले इंडस्ट्री जो है अगर आप उस इंडस्ट्री में आते हो, जैसे अब एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो आप एग्रीकल्चर करते हो और आपको खेती बाड़ी करने के लिए कोई बाहर देश से कोई कंपनी मतलब कोई कंपनी मान लो मशीन बनाती है, आपको मशीन चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए ताकि अच्छे से खेती हो और जल्दी हो, तो उसके लिए अगर आपको मान लो मशीन चाहिए जो $2 मिलियन तक की आती है, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं, बस उससे कम में अगर आती है तब आपको ऑटोमेटिक परमिशन मिल जाएगी, आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला बात ये हो गया, मतलब आपको आज़ादी मतलब फ्री एक तरह से देखो फ्रीडम हो गई कि भैया आपको ऑटोमेटिकली ही परमिशन मिल जाएगा, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है हमसे, ठीक है। और दूसरे ये बोला गया कि अगर मान लो कल को वो मशीन ख़राब हो जाती है या फिर आपको मान लो आपके पास कोई मशीन है और आपको उसको अपग्रेड या फिर उसको थोड़ा डेवलप करना है उन मशीन्स को, या फिर आपके पुराने कोई ट्रेडिशनल टेक्निक थी जिससे आप काम करते थे, आप चाहते हो उसको थोड़ा डेवलपमेंट किया जाए, नई मशीन बनाई जाए। तो अगर आप चाहते हो कि भैया अमेरिका से मैं एक इंजीनियर बुलाना चाहता हूँ या फिर एक टेक्नीशियन बुलाना चाहता हूँ, तो आप उसे आराम से बुला सकते हो, किसी भी तरीके की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लो किसी भी पर्सन को बुलाते हो, किसी भी टेक्नीशियन या इंजीनियर को बुलाते हो अपने मतलब बेसिकली कह सकते हो अपने मतलब जो भी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने के लिए, तो ऐसे टाइम पर आप आराम से बुला सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है परमिशन लेने की, ओके। अब देखो यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक थी कि भैया लिबरलाइजेशन कर दिया गया फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट के ऊपर कि भैया अब बाहर देश से आप कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मंगवाते हो, यानी कोई भी मान लो मशीन मंगवाते हो तो आप आराम से मंगवा सकते हो, ऑटोमेटिक आपको परमिशन मिल जाएगी। या फिर अगर कोई टेक्नीशियन बुलाते हो किसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए तो बिना परमिशन के भी आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें बेसिकली प्रॉब्लम दिखा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था देखो कि इसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा दूसरी कंट्री के फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। मतलब क्या है, जैसे मान लो इंडिया के अंदर, एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो इंडिया के अंदर कंप्यूटर नहीं बनता है, ठीक है, एग्जांपल है खाली, मान लो इंडिया के अंदर कंप्यूटर नहीं बनता है और आपको कंप्यूटर चलाना है। अब ऐसे टाइम पर आपने सोचा चलो अमेरिका का जो एप्पल वाला कंप्यूटर है वो मंगवा लेता और वही चलाऊंगा मैं, ठीक है। अब आपने अमेरिका से कंप्यूटर मंगवाया, अब वही कंप्यूटर आप चला रहे हो ऐसे टाइम पर। अब कल को हो सकता है मान लो उसके अंदर आपको कुछ अपग्रेड करवाना है उस कंप्यूटर के अंदर, या फिर हो सकता है वो कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आप चाहते हो भैया इस कंप्यूटर को ठीक कर दो। अब इंडिया के अंदर कोई भी कंप्यूटर बनाता नहीं है, ना ही कोई कंप्यूटर को रिपेयर करता है। तो ऐसे टाइम पे आपने सोचा एक काम कर दो, अमेरिका से किसी टेक्नीशियन को बुला देता, वो ठीक कर देगा इसे।
तो आपने अमेरिका से एक टेक्नीशियन को भी बुला दिया, क्योंकि टेक्नीशियन को बुलाने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो आपने आराम से बुलाया, वो आया, ठीक करके चला गया। अब यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर कल को मानो अमेरिका आपको बोलता है कि नहीं, हम आपको कंप्यूटर नहीं बेचेंगे, ठीक है, हम इंडिया को कंप्यूटर नहीं बेचेंगे, हम इंडिया को टेक्नीशियन नहीं भेजेंगे इंडिया के पास में, तो ऐसे टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है लेकिन आपके पास कंप्यूटर रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये एक मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी कि अगर हम बेसिकली बहुत ज़्यादा इसे लिबरलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है फ्यूचर में हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाए फ्यूचर मतलब फॉरेन जो है उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, बाहर देश की टेक्नोलॉजी के ऊपर हम पूरा डिपेंड हो सकते हैं फ्यूचर में। इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही थी। इसलिए 2014 में जब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए उस इनिशिएटिव को लागू किया गया था, ठीक है। और उसके अंदर ये भी किया गया था कि हमारी ये जो डिपेंडेंसी है दूसरे फॉरेन मतलब कंपनी के ऊपर, वो हम कम कर दें और हम अपनी इंडियन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंसी को ज़्यादा कर दें, ठीक है। अब ये किस तरह से हो सकता है, तो देखो होता कैसे है, अगर मान लो जैसे अब वही अगर मान लो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी मान लो इंडिया के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर मान लो वही कंप्यूटर बनाने एप्पल जो है वो इंडिया के अंदर कंप्यूटर बना रहा है, मान लो एग्जाम्पल है, इंडिया के अंदर आकर वो अपना ब्रांच खोल लिया, इधर कंप्यूटर बना के बेच रहा है, ठीक है। अब उसको देख कर एक दो और इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जो उसको देख कर वो सोचेंगे हम लोग भी अपना कंप्यूटर की कंपनी खोल देते। उन लोग एक मान लो कंप्यूटर खरीद लिए एप्पल के, उन लोग उसको खोल खाल के देख रहे भैया पार्ट्स कौन से होते, क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, और उस हिसाब से फिर उन लोग भी कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिए। अब हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ खराब ही होगी लेकिन धीरे धीरे करते करते हम भी एक अच्छा खासा कंप्यूटर बना देंगे, ठीक है। तो देखोगे तो ये जो पहले हम डिपेंड बन चुके थे टोटली कि भैया अमेरिका हमको कंप्यूटर भेजेगा तब हम चलाएंगे, लेकिन अगर मान लो हम मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को देखते हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या कहते हैं कि भैया फॉरेन की जितनी भी कंपनियां हैं हमारे देश में आकर अपना मतलब एक ब्रांच खोल ले कि यहाँ पर अपना प्रोडक्ट्स बनाओ और यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में बेचो, ठीक है। हम आपको सब्सिडी देंगे, टैक्स में कमी करेंगे। तो अगर कोई भी कंपनी है अगर मान लो इंडिया में आती है तो उसको देखकर हमारी इंडिया की जो कंपनीज होगी वो भी अपने आप को डेवलप करेगी, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करेगी, और फिर हमें जो पहले हम उनके ऊपर डिपेंड हो चुके थे अब हमें अपनी इंडियन कंपनी के ऊपर हम डिपेंड हो जाएंगे, हम दूसरे फॉरेन कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यही मतलब किया गया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर कि भैया हम अब अपनी खुद की कंपनी के ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे इस इनिशिएटिव की वजह से। ओके, देखो यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं क्यों आखिर बेसिकली हम चाहते हैं कि ये मतलब फॉरेन टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाए, ठीक है। तो पहली बात तो देखो मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला था सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, कि भैया हमको फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचाना है, क्योंकि देखो अगर हम विदेश से कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मंगवाते हैं या फिर कोई भी सामान मंगवाते हैं तो भैया पैसा लगता है, फॉरेन एक्सचेंज लगता है। अब जैसे मान लो अमेरिका से कुछ मंगवा रहे हैं तो डॉलर देना पड़ता है। अब डॉलर जो है हमारे पास रिजर्व करके रखा हुआ है, तो जितना हम खर्च करते जाएंगे टाइम के टाइम पे तो हमारे पास वो जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है। और कल को अगर मान लो हमको कुछ बड़ा कोई मान लो मिसाइल खरीदना है या फिर राफेल कुछ खरीदना है तो उतना हमें पास उतने मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज रहने चाहिए। पेट्रोल खरीदना है, डीजल खरीदना है तो उसके लिए रहना चाहिए उतना हमारे पास अमाउंट। इसलिए ये बेसिकली पहली बात तो ये रीज़न था कि भैया हमको थोड़ा बहुत हम कम मतलब संभाल कर अपना इस्तेमाल करना है फॉरेक्स एक्सचेंज को। तो उसको सेव करने के लिए पहली बात ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को मतलब सोचा गया कि भैया इस हिसाब से हमारा थोड़ा बहुत कम मतलब खर्चा होगा फॉरेक्स एक्सचेंज में। अगर मान लो विदेशी कंपनी है वो इंडिया के अंदर अगर अपना ब्रांच खोल लेती है तो अगर मान लो इंडिया के अंदर आप हो और इंडिया के अंदर आप टेस्ला गाड़ी खरीदते हो तो आप इंडियन रुपीज़ में ही पे कर सकते हो, आपको डॉलर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फॉरेक्स एक्सचेंज आपका आराम से बच जाएगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से। दूसरा ये था कि बेसिकली कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि भैया अब हमारे इंडिया की जितने भी अलग अलग कंपनीज रहेगी उनके अंदर भी टेक्नोलॉजी की जो एमएनसीज है उनको देख देख के कि मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज है बाहर देश की उनको देख देख कर हमारी कंट्री की जो कंपनीज है उनके अंदर भी टेक्नोलॉजिकल मतलब एक तरह से देखोगे वो भी अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे उनको देख देख के। और तीसरा तो ये है डेवलपिंग न्यू स्किल की, जो कंपनीज रहेंगी वो अपने नए नए स्किल्स भी डेवलप कर पाएंगी उनको देखकर, और वो भी कंपटीशन में अच्छी तरीके से आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और नए नए प्रोडक्ट्स वो भी बना पाएंगे फिर, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी किया गया था और उसके हिसाब से फिर हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लागू किया गया था। ओके, उसके
उसके बाद देखो फोर्थ जो बेसिकली एलिमेंट आता है लिबरलाइजेशन के अंदर, वो होता है लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका बेसिकली मतलब इतना होता है कि देखो 1991 से पहले अगर आप मान लो किसी भी तरह मान लो आपको कोई कंपनी खोलनी रहती है, तो ऐसे टाइम पर पहली बात तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। अब परमिशन लाइसेंस लेने के बाद जो होता है बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो आपको बताती है कि आप किधर अपनी कंपनी को खोल सकते हो। ठीक है, आप इधर खोल सकते हो, नहीं तो इधर खोल सकते हो। गवर्नमेंट आपको बताएगी, आप अपने हिसाब से नहीं खोल सकते। जैसे आप मान लो आप भाजी मार्केट में गए, ठीक है, आपने देखा भैया ये मस्त जगह है और ये जगह भी खाली काम करता हूँ, यहीं पे अपनी दुकान खोल लेता हूँ। ठीक है, तो हम वहाँ पर जाकर दुकान खोली अभी के टाइम पे। लेकिन पहले क्या होता था, गवर्नमेंट आपको बता देती थी आप इस जगह पे दुकान खोलोगे और यहीं पे खोलोगे, आप कहीं और नहीं खोल सकते। ठीक है, तो आपको वहीं पे परमिशन मिलती थी। अब हो सकता है वहाँ पर आपका बिजनेस चले ही ना, तो ये पहले प्रॉब्लम थी। लेकिन जब हमने बेसिकली लिबरलाइजेशन ला दिया, तो इसके अंदर हमने ये कर दिया कि भैया अब इंडस्ट्रियल को मतलब कहीं पे भी वो अपनी लोकेशन रख सकते हैं, जहाँ चाहे उनका, जहाँ पे उनका प्रॉफिट लगता है या फिर जहाँ पे उनको फ़ायदा देखता है, वहाँ पर वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को रख सकते हैं, अपनी कंपनी को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकेशन का कोई मतलब झमेला नहीं रहेगा। बस एक इतना कंडीशन रहेगा कि अगर मान लो कोई एरिया है, कोई सिटी है जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर है, तो उस सिटी के आपको 25 किलोमीटर दूर रहकर बेसिकली मतलब अपनी इंडस्ट्री को खोलनी है। अगर आपकी जो इंडस्ट्री है वो पॉल्यूशन करती है तो ठीक है, अगर मान लो आपकी कंपनी कब, तो वहाँ पर पॉल्यूशन उतना नहीं होता है। लेकिन अगर कोई मान लो आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा वहाँ से पॉल्यूशन होता है, तो ऐसे टाइम पर आपको पहली बात तो पोल्यूशन का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और दूसरी बात कि आपको वो जो भी सिटी रहेगी उससे 25 किलोमीटर दूर रहकर आपको इंडस्ट्री को खोलना रहेगा। ठीक है, तो ये चौथा मतलब लिबरलाइजेशन के अंदर चीज़ थी। उसके बाद देखो पांचवी चीज़ थी लिबरल टैक्सेशन, यानी अब टैक्सेशन के अंदर भी हमने काफ़ी ज़्यादा छूट कमी कर दी थी। पहले हम बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, तो अब टैक्स के अंदर हमने कमी कर दी, भैया आप कम टैक्स भरो। ठीक है, अब टैक्स किस हिसाब से था, तो देखो बेसिकली टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे आप बोलते हैं ना, हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं कि भैया 2 लाख से ज़्यादा कमाएंगे, 2,50,000 से ज़्यादा कमाएंगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम इनकम टैक्स जो रहता है उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्टली आप कमाते हो तो उसका डायरेक्टली आप टैक्स भर देते हो गवर्नमेंट को। टैक्स क्या होता है, जैसे जीएसटी हो गया तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं कि आपने कोई सामान भरा, कोई सामान खरीदा तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता, आपको पता भी नहीं चलता टैक्स लग गया उसके ऊपर। ठीक है, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। वो डायरेक्टली आपसे टैक्स नहीं लिया जाता है, वो कोई सामान खरीदा आपने तो उसका टैक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप्स के टैक्स होते हैं। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स तो जो है वो तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम के ऊपर, आप कितना इनकम कमा रहे हो उसी का टैक्स लगता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनकम जो बेसिकली नॉर्मल आदमी है, जैसे मान लो आप हो, अब मान लो आप जो है महीने का 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, तो ऐसे टाइम पे आपके लिए बेसिकली जो आपकी इनकम टैक्स जो लगेगी उसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली एक पर्सन के ऊपर टैक्स लगता है कि अगर आप मान लो कोई भी पर्सन है और वो 2-3 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, तो उसको टैक्स। अब अगर मान लो कोई कंपनी है, अब कंपनी भी क्योंकि वो भी पैसे कमाती है, कंपनी भी पैसे कमाती है, तो अगर कंपनी पैसे कमाती है और उसे टैक्स भरना पड़ता है, कंपनी को भी कमाने पे उसे भी टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो अगर कोई कंपनी है और वो कमाने के बाद वो टैक्स भर रही रहती है तो उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारी जो मतलब गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि ये जो मतलब टैक्सेशन था कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कंपनी का जो टैक्स था, कोई भी कंपनी है जैसे मान लो कोई भी बाहर की विदेश की कंपनी या फिर इंडिया की प्राइवेट कंपनी है, तो उनको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो बताया गया कि आपको ज़्यादा टैक्स नहीं, थोड़ा बहुत ही टैक्स भरना पड़ेगा। अगर मान लो कोई इंडियन कंपनी है तो उनको 22% टैक्स भरना पड़ेगा, और ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। स्टार्टिंग में 30% था टैक्स। ठीक है, कि कोई प्राइवेट कंपनी है मान लो इंडिया की, तो उनको 30% मतलब 22% यहाँ पे लिखा है, तो आपको 22 ही याद रखना है कि 22% टैक्स आपको भरना पड़ेगा अगर इंडियन कंपनी है तो। और अगर फॉरेन कंपनी है, जैसे कि अब होंडा कंपनी थी, तो होंडा जापान की कंपनी थी, तो उनको 40% टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कोई फॉरेन कंपनी रहती है और वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस चला रही है, तो उनको कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 40% भरना पड़ेगा। और अगर इंडियन कंपनी है, इंडिया का कोई प्राइवेट कंपनी है, तो उनको 22% टैक्स भरना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों किया गया था, तो देखो किया इसलिए गया था, अब मान लो जैसे कोई बाहर की कंपनी आती थी, तो पहली बात देखो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रहती थी। अगर मान लो वो कोई चीज़ जो है वो 10 रुपये में बनाते थे, मतलब जैसे मान लो इंडिया का कोई आदमी है और कोई प्रोडक्ट वो 20 रुपये में बना रहा है, ठीक है, 20 रुपये में मार्केट में बेच रहा है, तो वो जो फॉरेन कंपनीज जो रहती थी उस प्रोडक्ट को वो सिर्फ 10 रुपये में ही बना देते थे और 10 रुपये में बेच देते थे। तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखो वो सस्ते में बेचते थे तो लोग सस्ता वाला ही खरीद लेते थे और अच्छी क्वालिटी भी रहती थी उनकी।
और इंडिया वाले जो थे, पहली बात उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं रहती थी जिसके वजह से उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा रहता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी फॉरेन कंपनीज़ है उनको थोड़ा ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब क्या कि अब जैसे मान लो 10 रुपये की चीज़ है, ठीक है, तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा आपको, जिसकी वजह से अब वो जो 10 रुपये का प्रोडक्ट रहेगा वो 15 रुपये 20 रुपये मतलब उसका दाम हो जाएगा, ठीक है। मतलब टैक्स ज़्यादा भरने की वजह से कि मतलब कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए वो थोड़ा ज़्यादा फिर उसे टैक्स भरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसे अपनी प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो उस हिसाब से फिर देखोगे तो दोनों का जो प्राइस रहेगा वो लगभग एक समान हो जाएगा। तो अब इंडिया के जो लोग रहेंगे वो इंडिया जो प्रोडक्ट्स है उसे भी खरीदेंगे और फॉरेन प्रोडक्ट्स को भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए टैक्स को ऊपर नीचे, मतलब इंडियन जो प्राइवेट कंपनीज थी इंडिया की, उनको कम टैक्स भरने को बोला गया, और जो विदेशी कंपनी थी उनको थोड़ा 40% टैक्स उनसे लिया जाता है, ठीक है। बट ये भी कम ही है, इससे पहले तो इससे ज़्यादा ही लिया जाता था टैक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली टैक्सेशन के अंदर भी थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया है भैया कि अब आपको कम टैक्स भरना है, आपको ज़्यादा टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसकी वजह से कस्टमर भी खुश, भैया कम सस्ते में सब सामान मिल रहा है क्योंकि कम टैक्स भरना पड़ रहा है उन लोग को, ठीक है। उसके बाद 6th जो बेसिकली लिबरलाइजेशन के अंदर एलिमेंट था वो था ऑटोनॉमी टू पब्लिक सेक्टर यूनिट। यानी क्या, ये देखो अब लिबरलाइजेशन हर एक चीज़ को दे दी गई, हर एक को आज़ादी दे दी गई, प्राइवेट सेक्टर को आज़ादी दे दी गई, भैया जैसे बिजनेस करना है करो। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन करके हमने जो मतलब विदेशी कंपनी थी, फॉरेन कंपनी, उनको भी आज़ादी दे दी, भैया आप अच्छे से बिजनेस अपना कर सकते हैं। अब जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, जितने भी PSUs थे, यानी जितने पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, अब उनको भी हमने सोचा चलो उनको भी कुछ आज़ादी मिलनी चाहिए। तो क्या किया गया, देखो कि जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी यानी सरकारी कंपनीज थी, उनमें कुछ कंपनीज को ढूंढा गया कौन सी कंपनी अच्छी है। जितने भी बेकार कंपनीज थी तो उनको तो बेच डाला, ठीक है, मतलब बेच दिया गया कि भैया किसी काम की कंपनी नहीं है, बेच देते, प्राइवेट कंपनीज को बेच देते हैं इन कंपनीज़ को, ठीक है। और जितनी भी अच्छी कंपनीज थी, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी तरीके से कमा रही है, या फिर कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वो अपनी बिज़नेस को चला पा रहे हैं, अपनी कंपनी को, सरकारी कंपनी को, तो ऐसी कंपनीज़ को बेसिकली ऑटोनॉमी दे दी गई कि भैया आप अपने डिसीजंस को खुद ले सकते हो, गवर्नमेंट से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जैसे आप आदमी है कोई, मान लो मतलब जैसे आप ही हो, आप 18, 19, 20 साल के हो जाते हो, तो कैसे घर वाले बोलते हैं कि भैया अब आपकी उम्र हो गई, अब आप अपने फैसले खुद ले सकते हो, ठीक है। तो वही होता है कि जब गवर्नमेंट आपको बोलता है कि भैया अब आपका ये जो हमारा सरकारी मतलब कंपनी है, अब ये अच्छा मतलब इसका दिमाग हो चुका है, अच्छे तरीके से ये बिज़नेस ये चला पा रहा है ये सरकारी कंपनी, तो अब ये अपने डिसीजन खुद ले सकता है, अब हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद ले लो, तो उसी को ऑटोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। तो इसे ही बेसिकली हमारा जो पब्लिक सेक्टर इसको ऑटोनॉमी दी गई थी। अब ये कैसे दिया जाता है, तो बेसिकली इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम, एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको बोलता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब बेसिकली कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके बाद ऑटोनॉमी दे दी जाती है कि भैया आप अपने हिसाब से अपने कंपनी को चला सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली देखो ये कौन सी कंपनीज को किया गया था, तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया 1997 में बेसिकली एक कंसेप्ट लाया नवरत्नास का, ठीक है। नवरत्नास मतलब इसके अंदर वो कंपनीज आएंगी जो मतलब कह सकते हो सबसे मतलब नवरत्न रहता है ना कि भैया सबसे बढ़िया कंपनीज है इंडिया की, तो उन कंपनियों को नवरत्नास में डाला गया, ठीक है। जैसे कि BP, HP, HL, MT, NL बेसिकली थर्मल पावर प्लांट की कंपनी थी, तो शिपिंग कॉरपोरेशन, ऐसी अलग अलग जो कंपनीज थी उनको इसमें डाला गया कि भैया ये बहुत अच्छा कंपनी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन कंपनीज को नवरत्नास में डाला गया, और जितने भी ऐसी कंपनी थी जो नवरत्ना में आ रही थी तो उनको ऑटोनॉमी दे दी गई, भैया तुम अपने हिसाब से अपने डिसीजन को ले सकते हो, ठीक है। एंड टोटल अभी के टाइम पे 2015 में देखा गया कि 17 नवरत्नास हो चुके हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 9 ही थे लेकिन बाद में 17 हो गए, ओके। उसके बाद देखो 2009 में, क्योंकि देखो ये 1997 में ये कंसेप्ट आया था नवरत्नास का, तो 2009 में एक और मतलब बेसिकली कंसेप्ट लाया गया जो था महानवरत्नास, ठीक है। मतलब बेसिकली एक और स्टेटस देने के लिए कि अगर मान लो कोई कंपनी है जो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रही है, अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो चुकी है कि मतलब उसको अब गवर्नमेंट से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, खुद ही अपना खट रही है, उसका प्रॉफिट ना हो जा रहा है, तो ऐसी जो कंपनी है जो अच्छा खासा चल रही है तो उन कंपनी को महारत्नास का बेसिकली मतलब स्टेटस दे दिया गया, वह मतलब मस्त कंपनी है, बड़ी अच्छी खासी कंपनी है, ठीक है। और उनको भी ऑटोनॉमी दे दी गई कि भैया आप अपने
अपने डिसीजन खुद से ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से लिबरलाइजेशन दे दिया गया। जितने भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ग्लोबल और जो फॉरेन, जो मतलब बेसिकली हमारे फॉरेन कंपनीज जो थे, उन सबको हमने लिबरलाइज कर दिया, मतलब आज़ाद कर दिया, फ्रीडम उनको दे दी कि भैया आप अपने हिसाब से अपना बिजनेस कर सकते हो। गवर्नमेंट किसी भी तरीके की टांग अड़ाने नहीं आएगा, रोक टोक करने नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। मे भी आपको ये समझ आ गया होगा। उसके डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो जाएगी उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन रहते या फिर अगर आप कोई भी टॉपिक के रिलेटेड बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर आपको जो भी बात रहेगा वो मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको बेसिकली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है दोनों की, वहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना एंड हो जाना, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनकी भी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड होने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल को भी फिर वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाना, ओके। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर मे बी नेक्स्ट जो वीडियो की प्लेलिस्ट है यहाँ पर आ गई होगी, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। मे बी नेक्स्ट वीडियो अगर आ गई होगी, अगर लेट देखते होंगे तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।